जय शिमलाप जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 ने हम सब की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन किया है। आज हम सब अपने घरों से तभी बाहर निकलते हैं जब अत्यंत ही आवश्यक कार्य होता है। यहाँ तक कि आज हम डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल जाना भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इस वायरस का कैरियर है। आज हम अपने रूटीन डेंटल चेकअप्स के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आज हर मिलाप मिशन की तरफ से ये एक प्रयास है कि डॉक्टर को ही आपके घर पे ले आएं। इसी श्रृंखला में आज डॉक्टर निधि रहेजा, जो कि क्लोव डेंटल दिल्ली में कार्यरत हैं, हमें हेल्दी टूथ और हेल्दी गम्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां देंगी। वेलकम डॉक्टर निधि। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे रिसेंटली पता चला है श्री हर मिलाप मिशन के 500 ईयर्स कंप्लीट हुए। सो लेट मी कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर द सेम। परम पूज्य महाराज जी और महारानी जी की ब्लेसिंग्स और इंस्पिरेशन से मैं डॉक्टर निधि रहेजा, डेंटल सर्जन, क्लोव डेंटल, न्यू दिल्ली की तरफ से आपके सामने छोटा सा प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ। इसमें मैं बात करूँगी किस तरह से आप अपने टीथ और अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने इल हेल्थ के साथ नेगेटिविटी भी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड की है। इस नेगेटिविटी की चेन को ब्रेक करने के लिए और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए श्री हरमिलाप मिशन ने बहुत से सेशंस और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे कि योगा सेशंस, स्पिरिचुअल लेक्चर्स और बहुत कुछ। इसी के कंटिन्यूएशन में मेरी ये प्रेजेंटेशन एक छोटा सा अटेम्प्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने टीथ और गम्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक है हाउ टू कीप योर गम्स एंड टीथ हेल्दी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्दी गम्स क्या है, गम डिजीज क्या है, डेंटल कैविटी यानी दांतों में कीड़ा लगना ये क्या है, सेंसिटिव टीथ क्या है, ब्लीडिंग गम्स क्या है, फाउल स्मेल दांतों में से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, कैविटी यानी कीड़े की वजह से यदि दांत में दर्द हो तो क्या करना है, और सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है। तो बेसिकली हम 4 तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। दांतों में ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से स्मेल आना, और यदि आपके दांत में कीड़ा लगा है, कैविटी है और पेन हो तो आपको क्या करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये दांत का स्ट्रक्चर है। दांत को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। नीचे वाला पार्ट यानी जड़ वो मुंह के अंदर हड्डी के अंदर होता है, इसे रूट कहते हैं। ये जो जड़ है ये चारों तरफ से हड्डी और उसके चारों तरफ से मसूड़े से कवर्ड होती है। जो मसूड़ा होता है ये रूट पे अच्छी तरह से चिपका हुआ होता है, एक्सेप्ट ऊपर का 1 से 2 मिलीमीटर का पार्ट जहाँ पे ये लूज होता है, फ्री होता है, यानी जड़ और मसूड़े के बीच में गैप होता है। इसे हम फ्री जिंजाइवा कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे फूड लॉन्चमेंट की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी यहीं पे खाना फंसता है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली ब्रश ना करें तो वो खाना फंसा रहता है, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं और गम डिजीज कर देते हैं। तो क्या रहता है, अगर हम इस एरिया में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, सही ब्रशिंग टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना है वही बैक्टीरिया का खाना है, वहीं पे वो ग्रोथ स्टार्ट होती है और वही चीज़ आपके गम्स को इरिटेट करना शुरू कर देती है। अगर हमने प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करी तो सलाइवा से
कैल्शियम आके यहाँ इकट्ठा होता है और जिसे हम बहुत कॉमनली सुनते हैं टाटर जमा होना या कैल्कुलस होना, वो बन जाता है। यानी जो अभी डिपॉजिट्स सॉफ्ट थे, जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो अब हार्ड हो चुके हैं और उसे हम टाटर या कैल्कुलस कहते हैं। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब ये टूथब्रश से क्लीन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इस स्टेज पे हमें डेंटल विजिट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेंटल इंस्ट्रूमेंट से ही अब क्लीनिंग पॉसिबल हो पाएगी। इसका इफेक्ट ये रहता है कि आपके गम्स रेड हो जाएंगे, गम्स में सूजन आ जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज पे भी अगर हमने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो ये कैलकुलस यानी टाटर नीचे हड्डी की तरफ ग्रो करने लगेगा। एज अ रिजल्ट हड्डी का लेवल नीचे चला जाएगा, हड्डी भूननी शुरू हो जाएगी। यही बोन बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है दांत की, जिस वजह से मुंह में दांत स्टेबल रहता है। बट क्योंकि इस इरिटेशन की वजह से बोन का लेवल नीचे जा चुका है, इस वजह से दांत का फाउंडेशन वीक हो गया है और दांत हिलने लगेगा। एंड इसे हम एडवांस गम्स डिजीज या फिर पायरिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल कैविटी की, यानी दांत में कीड़ा लगना। बेसिकली दांत को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आउटर मोस्ट लेयर जो व्हाइट कलर की इसमें दिखाई दे रही है वो इनामिल है। सेकेंड लेयर जो लाइट ब्राउन कलर की है वो डेंटिन है। थर्ड लेयर जो डार्क ब्राउन कलर की है वो सॉफ्ट लेयर है, नर्व की लेयर है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, उसे इनामिल कहते हैं। सो क्या होता है कि इन केस आपने कुछ खाया और प्रॉपर्ली ब्रश नहीं किया तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो दांत की सरफेस पे रह जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यही फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया का भी खाना है। बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करने लगेगा, दांत को कुरेदेगा, इनामिल को डिसॉल्व कर देगा और वहाँ पे कैविटी यानी गड्ढा हो जाएगा, वो दांत खोखला हो जाएगा। अब ये जो दांत खोखला हो चुका है वो और भी ज़्यादा खाना इकट्ठा करेगा। दैट बिकम्स साइट फॉर फूड डिपोजिशन। अगर इस स्टेज पे हमने डेंटल विजिट नहीं ली तो कैविटी फर्दर प्रोग्रेस करेगी। इस स्टेज पे पेशेंट को या तो डार्क कलर ऑफ टूथ दिखाई देगा अगर वो मिरर में देखेगा, या फिर कभी कभी सेंसिटिविटी भी हो सकती है। हमने इस स्टेज पे डेंटल विजिट नहीं ली तो कैविटी सेकेंड लेयर में जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर से ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो कैविटी का प्रोग्रेस रेट बढ़ जाता है, कैविटी और तेज़ी से स्प्रेड करती है। इस स्टेज पे सेंसिटिविटी फील होना बहुत कॉमन है। इस स्टेज पे भी हमें डेंटल विजिट कर लें तो हम बहुत सेफ हैं। इनामिल या डेंटिन यानी फर्स्ट और सेकेंड लेयर की कैविटी का ट्रीटमेंट मोस्टली फिलिंग से हो जाता है। अगर इस स्टेज पे डेंटल विजिट नहीं ली तो कैविटी थर्ड लेयर यानी नर्व तक पहुंच जाती है, जैसा कि आप फोर्थ पिक्चर में देख सकते हैं। और अब वो स्टेज है जब आपको पेन होगा, कैविटी का साइज बढ़ जाएगा। इस स्टेज पे भी आपने डेंटल विजिट इग्नोर किया तो सर्टेनली दांत निकलेगा। बट इस स्टेज में डेंटल विजिट से आपका मोस्टली रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत ठीक हो सकता है। ये मैं तब बात कर रही हूँ जब स्टार्टिंग स्टेजेस पे है कैविटी, मतलब नर्व तक पहुंची है, हमने उसे उससे ज़्यादा पुराना नहीं होने दिया, ज़्यादा क्रोनिक नहीं होने दिया। तो अब मैं बात करती हूँ पहली प्रॉब्लम की, यानी कि सेंसिटिव टीथ। सेंसिटिव टीथ यानी दांतों में ठंडा गरम लगना। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, ठंडा गरम लगने के बहुत से कारण हैं, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ वो रीज़न है दांतों में कीड़ा लगना। दांतों में कीड़ा लगने की वजह से जो सेंसिटिविटी होती है वो मोस्टली लोकलाइज्ड होती है, जैसे वो एक ही साइड में होगी। इसमें पेशेंट लोकलाइज कर पाएगा कि दांत में ठंडा गरम एक साइड में लग रहा है,
ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि पेशेंट को ये समझ नहीं आएगा कि दांत ऊपर वाला है या नीचे वाला है, बट ये ज़रूर समझ आएगा कि सेंसिटिविटी लेफ्ट साइड में हो रही है या राइट साइड में हो रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप कुछ भी बहुत ठंडा, बहुत गर्म, मीठा या स्टिकी ना खाएं, क्योंकि इससे सेंसिटिविटी यानी ठंडा गर्म लगना बढ़ सकता है और कैविटी का प्रोग्रेस भी बढ़ सकता है, कैविटी तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में हमें जब पता है कि हमें डेंटल विजिट सेफ नहीं है तो हमें ये सब नेसेसरी प्रिकॉशंस लेते हैं, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके सिम्टम्स रुक रहे हैं या कंट्रोल हो रहे हैं तो आपका टूथ ठीक हो रहा है। बस इतना फ़र्क ज़रूर है कि कैविटी के प्रोग्रेस का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं इसमें, आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करने की एक टेक्निक है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी। वो टेक्निक ये है, उसे आप थोड़ा सा लेके अफेक्टेड टूथ पे लगा के छोड़ दीजिए। आप 5 से 10 मिनट वेट कीजिए, फिर उसी से आप ब्रश कीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कीजिए, सुबह और रात को बिफोर बेड। और तीसरा, आप सर्टेनली इस साइड से खाना कुछ दिन के लिए रोक दीजिए जब तक आपकी डेंटल विजिट पॉसिबल नहीं हो पा रही। नेक्स्ट रीज़न ठंडा गर्म लगने का गम डिजीज़ है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रशिंग टेक्निक इम्प्रूव कर लेनी है। आपको प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करना है कि कहीं भी खाना डिपॉजिट ना हो और जब आप ब्रश कर रहे हैं कंप्लीटली क्लीन हो पाए। इसमें भी आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसी टेक्निक से यूज़ करना है जैसा मैंने अभी पहले बताया। तीसरा रीज़न ठंडा गर्म लगने का है फॉल्टी टूथ ब्रशिंग, यानी हम सही टेक्निक से ब्रश नहीं कर रहे हैं। सही टेक्निक से ब्रश ना करने का मतलब है हम बहुत ही हार्शली ब्रश कर रहे हैं। आप अपने टूथब्रश को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यूज़ करके बहुत ही जेंटली यूज़ कीजिए। आपका टूथब्रश सुपर सॉफ्ट होना चाहिए और उसे आपको दांतों पे रगड़ना नहीं है। आपका आइडिया ये होना चाहिए कि आप जब ब्रश कर रहे हैं हर कॉर्नर से कुछ भी डिपॉजिट है वो बाहर निकले, लेकिन उसे बहुत ही जेंटली यूज़ करना है। जो सही ब्रशिंग टेक्निक है वो मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगी, बट यू हैव टू बी वेरी जेंटल। तो क्या रहता है, अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं होती है तो दांत कट जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इनामिल, हमारे जो दांतों का इनामिल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होता है और अगर हम हार्शली ब्रश कर रहे हैं वो कटने लगता है। सो वी हैव टू अवॉइड दैट। लेट मी शो अ पिक्चर ऑफ इट। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, एक एक डिमार्केशन बना हुआ है, एक दांत कटा हुआ फील हो रहा है। ये गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से है। गलत ब्रशिंग टेक्निक से ना सिर्फ आपके दांत कटते हैं बल्कि मसूड़ों का लेवल भी ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अगला रीज़न जो सेंसिटिविटी की का रहता है वो है सेंसिटिविटी जो एसिडिटी की वजह से होती है। ये जानना और मानना थोड़ा मुश्किल है कि स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर भी टीथ पे इफेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो आपके स्टमक से एसिड रिगर्जिटेट करता है, मतलब वापस से मुंह में आता है, खट्टे डिकार जिसे हम कहते हैं। वो एसिड टूथ पे अफेक्ट करता है और वो भी लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर ये एसिडिटी क्रोनिक है, पुरानी है, तो ये आपके दांतों पे हर बार ये एसिड हिट करेगा और आपके इनामिल को इरोड कर देगा। इसे हम डेंटल इरोजन कहते हैं। लास्ट रीजन जो सेंसिटिविटी का रहता है वो ग्राइंडिंग की वजह से रहता है। कुछ लोगों को दांत मसलने की प्रॉब्लम रहती है। उसके बहुत से रीजंस हैं। एक रीज़न है मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा रीज़न है कुछ लोगों को नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो आपके मसल्स में इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो जाती है जिस वजह से ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत पे रगड़ खाते हैं। उसका
इफेक्ट ये रहता है कि इनामल यानी फर्स्ट लेयर घिसनी शुरू हो जाती है, और एक बार फर्स्ट लेयर घिसी, सेकेंड लेयर भी घिसेगी, डेंटिन, और फिर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये हैबिट ब्रेक करनी है। तो हैबिट ब्रेक करने का तरीका ये है, आपको स्ट्रेस कम लेना है, आप योगा और मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। आपको डेंटल विजिट भी लेटर ऑन इम्पॉर्टेंट है। उसमें डेंटिस्ट अगर इनिशियल स्टेजेस पे है तो एक अप्लायंस, एक प्लेट पहनाते हैं कुछ टाइम के लिए, और लेटर स्टेजेस में क्राउन भी देने पड़ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम इस हैबिट को ब्रेक करें अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे जज कर पाए। ये प्रॉब्लम मोस्टली ग्राइंडिंग की रात में होती है, इसीलिए मेरा कहना है कि नींद पूरी हो, स्ट्रेस फ्री स्लीप, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक और चीज़, हाइपर एसिडिटी की वजह से अगर आपको सेंसिटिविटी है तो सर्टेनली आप अपनी एसिडिटी का क्योर करें, वही एक प्रिवेंशन है दांतों के इरोजन को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, अच्छा एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, हाँ जी, आप कुछ भी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना खाएं, क्योंकि इससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम लोग घर में बैठे हैं आजकल, वी आर स्टेइंग मोर एट होम, तो ऐसे में हमारा फ्रूट जूसेस, फ्रिजी ड्रिंक्स बहुत बढ़ चुका है। मैं ये कहूँगी इसे अवॉइड कीजिए, बट इन केस आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा में लें, वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप स्ट्रॉ से लेना शुरू करें। आप स्ट्रेट अवे ग्लास से ना लें, कि इससे आपके जूसेस दांत के कॉन्टैक्ट में कम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना। उसका रीज़न मोस्टली गम डिजीज ही होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो गम डिजीज को रोकना है, सबसे पहले प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक लेके रखनी है। पर इस समय अगर गम डिजीज डेवलप हो चुकी है, यानी हार्ड डिपॉजिट्स हो चुके हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें क्या करना है? गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंसेस करने से ब्लीडिंग कंट्रोल में आता है। उसके लिए आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें अच्छे से नमक डालना है, जितना हो सके मुंह में रोक के रखना है, उसे स्पिट करना है। ऐसा आप दिन में 4 से 5 बार करेंगे तो आपके गम से ब्लीडिंग कंट्रोल में रहेगी। दूसरी चीज़ है मसाजिंग ऑफ गम्स, यानी मसूड़ों की मालिश करना। मसूड़ों की मालिश करने से मसूड़ों की स्वेलिंग कंट्रोल में आती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और इवेंचुअली ब्लीडिंग कम होती है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गम्स में मसाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके गम्स हैं, तो आप 2 टेक्निक से मसाज कर सकते हैं। एक तो आप ऊपर से नीचे तक गम्स में प्रेशर लगाएं ऐसे, और आप ऐसा सारे टीथ में कीजिए। और दूसरा है आप सर्कुलर मोशन फॉलो कीजिए सारे गम्स में, और ऐसा आप अंदर के गम्स में और बाहर के गम्स दोनों में करेंगे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन गम्स में बढ़ेगा और आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल में आएगी। एंड तीसरा, ब्रशिंग टेक्निक इम्प्रूव कीजिए और डेंटल फ्लॉस यूज कीजिए, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। और इवेंचुअली जब हमारा कोविड हमें छोड़ दे तो हम डेंटल विजिट ले सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और मोस्टली ऐसे में ट्रीटमेंट ही नहीं रहता है। अगली प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है फाउल स्मेल, मुंह से स्मेल आना, सड़न आना। उसका कारण कैविटी या गम डिजीज तो है ही, उसके अलावा और भी डिजीज है। कैविटी और गम डिजीज की वजह से अगर मुंह से स्मेल आती है तो सर्टेनली आप कैविटी और गम डिजीज को ठीक कर पाएंगे। आप डेंटल विजिट लेंगे और इन दोनों प्रॉब्लम्स को रूल आउट कराएंगे। अगर आप डेंटल विजिट ले चुके हैं और आपका टीथ और गम्स हेल्दी है, तो दूसरा रीज़न जो बनता है इस स्मेल का, वो स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी
आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी और स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसका सीधा असर मुंह में आता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिस वजह से माउथ में फाउल स्मेल आती है। तीसरा रीजन दैट इज रिलेटेड टू फाउल स्मेल इज साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपको साइनोसाइटिस रहता है या बहुत फ्रीक्वेंटली नज़ला रहता है तो वो भी माउथ में फाउल स्मेल करता है। तो इस कंडीशन में आप अपने साइनस का क्योर कीजिए, आपका जो स्मेल वाला प्रॉब्लम है माउथ से वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी पिए। कम पानी पीने की वजह से भी फाउल स्मेल होती है क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो माउथ में कॉन्सेंट्रेशन उनकी बढ़ जाती है जो स्मेल कॉज करती है। बैक्टीरिया का डाइल्यूशन हो जाता है अगर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। अगली प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप इस स्टेज में घर बैठे हैं और आपको कैविटी है और पेन स्टार्ट हो जाए, तो क्या करना है? कैविटी मोस्टली पेन तभी करेगी जब नर्व तक पहुंच जाएगी। तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, मोस्टली उसमें ट्रीटमेंट दांत निकलवाना या रूट कैनाल ही होगा। बट व्हाट टू डू इस सिम्टम को इस स्टेज पे रोकने के लिए? सबसे पहले तो आप टेली कंसल्टेशन लीजिए। आप अपने डेंटिस्ट से जितना जल्दी हो सके फोन पे बात कीजिए, उनसे सिम्टम्स डिस्कस कीजिए जिससे वो एनालाइज कर सके व्हाट कुड बी द रीजन फॉर योर कैविटी। आपके दांतों में कैविटी हो रही है या नहीं हो रही और दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जो आपकी अफेक्टेड साइड है, लेफ्ट या राइट जो भी है, उस साइड से आप कुछ भी मीठा या स्टिकी ना खाएं। आप कोशिश कीजिए आप कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना खाएं बिकॉज ऐसे में पेन बढ़ सकता है क्योंकि कैविटी के अंदर खाना फंसना भी पेन कॉज कर सकता है। सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल कि आप कुछ मीठा ना खाएं, कुछ स्टिकी ना खाएं जो दांत में फंस जाए। आपको पेन हो रहा है तो आप कॉटन को क्लोव ऑयल में सोक करें और उसे आप दांत में रखें, उससे भी आपको पेन रिलीफ होगा। बट जितना जल्दी हो सके डेंटल विजिट ले लें बिकॉज ये कॉटन भी माउथ में ज़्यादा दिन तक रही तो वो सड़न कर देगी और कैविटी को प्रोग्रेस तेज़ी से हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो आप कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड जैसे कि आइस, हार्ड पार्ट ऑफ पॉपकॉर्न, हार्ड कैंडीज ये ना खाएं क्योंकि इसमें ऐसा रहता है टूथ ऑलरेडी कैविटी की वजह से खोखला हो चुका होता है, वीक हो चुका होता है। आप उसी टूथ से कुछ हार्ड खा लेंगे, दांत टूट जाएगा। सो वी शुड अवॉइड डूइंग दैट। हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिससे कैविटीज कम हो, प्रोग्रेस ना करें या हो ही नहीं। वो ये है कि आप बीच बीच में मंचिंग की हैबिट ना रखें। आप थोड़ी थोड़ी देर में जो खाते हैं वो अवॉइड करें बिकॉज होल आइडिया इज आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो जो भी कुछ है वो आपके दांतों पे रह जाएगा और वहीं पे बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर जाएंगे और कैविटी बन सकती है। तो ऐसे में आप ये कीजिए कि आप कुछ भी मीठा भी खाएं फॉर एग्जाम्पल तो मील्स के बाद लें, डिनर के बाद लें जिसके तुरंत बाद आप ब्रश कर सकें। और आप कुछ भी स्टिकी भी ना खाएं। आपको मंचिंग की हैबिट है या इस टाइम पे व्हेन ऑल ऑफ अस आर एट होम हमें क्या खाना चाहिए, खाने का तो रहता है। तो ऐसे में आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और गुआवा। दीज आर फाइब्रस फ्रूट्स, ये दांतों के लिए सेल्फ क्लींजिंग का काम करते हैं, आपके दांत उससे क्लीन होते हैं। तो ट्राई टू हैव दीज काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, इससे आपके माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होती है और क्लींजिंग भी होती है। आप टूथ में पेन जब हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म ना खाएं, उससे पेन बढ़ सकता है। अब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है। जैसा कि आप देखें ये आपके टीथ हैं। आपको एक तो सुपर सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है, उसे जेंटली यूज़ करना है, रगड़ना नहीं है। आप टूथब्रश के ब्रिसल्स को थोड़ा सा नीचे के टीथ के लिए नीचे डायरेक्ट करेंगे,
से 45 डिग्री एंगल आधे मसूड़ों पे, आधे दांतों पे और नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे। आप ऊपर वाले टीथ में ऊपर से नीचे ले जाएंगे, पीछे वाले टीथ में भी आधे मसूड़ों पे, आधे दांतों पे, ऊपर से नीचे। तो होल आइडिया इज सब कुछ बाहर करना है। अंदर वाली सरफेस के लिए टूथब्रश का हैंडल वर्टिकल रखेंगे, सामने की टीथ पे। अंदर के सरफेस के लिए आधा मसूड़ा और आधा दांत पे नीचे से ऊपर। आपको ऐसे बिल्कुल भी ब्रश नहीं करना, ये मोशन नहीं करना। टॉप सरफेस के लिए आप इसको हैंडल को रोक के रखेंगे, इसे हल्का हल्का वाइब्रेट करेंगे। ऐसे नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू कीप इट लाइक दिस। हल्का हल्का वाइब्रेट किया और बाहर। तो होल आइडिया है सब कुछ बाहर करना है। आप 20-20 स्ट्रोक्स हर 3 दांतों का सेट बना के लेंगे। आगे वाले 4 दांत। आपकी ब्रशिंग टाइम 2 मिनट्स के लगभग होना चाहिए। अगर आप ऐसा दिन में 2 बार करेंगे तो टीथ काफ़ी मेंटेन रहेंगे। इसके साथ साथ दांतों के बीच की सरफेस को क्लीन करने के लिए हमें डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। आपका टूथपेस्ट क्रीम वैरायटी का हो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जेल वैरायटी के जो टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं उसमें अब्रेसिव कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। उस वजह से आपके दांतों का इनामल कटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आउटर मोस्ट लेयर के कटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो आपको नहीं करना है। उसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉशेस यूज़ ना करें। माउथ वॉशेस एक डेंटल प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ होना चाहिए। एक तो माउथ वॉशेस स्ट्रेनिंग कॉज कर देते हैं और उस वजह से वहीं वहीं केमिकल बर्न्स भी हो जाते हैं। तो माउथ वॉशेस रेगुलरली यूज़ नहीं करना है। आपको करना ही है, आपको क्लीनिंग करनी ही है, तो ऐसे में आप नमक डाल के गुनगुने पानी में रिंसेस कीजिए। वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। आप जब क्लीन कर रहे हैं तो आप अपनी टंग को ना भूलें, आप टंग भी क्लीन कीजिए। आपकी उससे बैड ब्रेथ कम होगी। आप टंग क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक का टंग क्लीनर यूज़ कीजिए, नहीं तो टूथब्रश यूज़ कीजिए। नेवर यूज़ अ मेटल टंग क्लीनर, वो आपकी टंग को एब्रेक कर सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप अपने गम्स की मसाज किया कीजिए। मार्केट में काफ़ी गम पेन्स अवेलेबल हैं, एग्जाम्पल टैनिक्स गम पेन, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी लीजिए और उससे आप गम्स की मसाज कीजिए, वो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। कच्ची हल्दी में नमक को बॉईल करके और देन उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके आप माउथ वॉश की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी माउथ वॉश बहुत लंबे पीरियड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको टूथ पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज टूथ पाउडर के साथ भी यही है, वो भी दांतों के इनामल को कट कर देता है, उसमें भी एब्रेसिव कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपको दातुन भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दातुन को एज लॉन्ग एज आप च्यू कर रहे हैं, उसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, इट इज़ गुड, बट उसको एज अ टूथब्रश यूज़ ना करें, उससे भी दांत कट जाते हैं। हर 3 से महीने में आप अपना टूथब्रश चेंज कीजिए। हर 3 से 6 महीने में आप एक डेंटल विजिट शेड्यूल ज़रूर कीजिए। उसका रीज़न ये है, आपके ब्लीडिंग गम्स हैं, आपके टॉपमोस्ट सरफेस की कैविटी आपको समझ आ भी गई, अगर आप बहुत अलर्ट हैं तो आप उस टाइम पे विजिट ले लेंगे। बट दांतों के बीच की सरफेस, जैसा मैंने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल ये बीच की सरफेस में कैविटी है जो ऊपर से नहीं दिखाई दे रही, उसका क्या मतलब है? मतलब हमें हर 3 से 6 महीने में डेंटल विजिट ले लेनी चाहिए, बिकॉज वो कैविटी एक डेंटिस्ट ही चेक कर पाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है।
आप रेगुलरली विटामिन सी, बी, सी, डी लीजिए, ये आपके गम्स और टीथ के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर निधि। आज हमारे साथ बहुत से लोग लाइव वेबिनार में जुड़े हैं और उनमें से कुछ लोगों ने हमें अपनी क्वेरीज भेजी हैं। और फर्स्ट क्वेरी है, वो है अशोक भाटिया जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मेरी वाइफ के गम्स में से ब्लड निकलता है, वो रेडिश रहते हैं और नमकीन मीठा दोनों लगते रहते हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो जैसा कि आपने बोला, आपकी वाइफ को गम्स में ब्लीडिंग होती है, उसके लिए जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गम्स की मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मसाज चाहे मस्टर्ड ऑयल से करें या फिर गम पेंट से करें, दिन में 3 बार उन्हें मसाज करनी चाहिए। साथ में उन्हें डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, उसी टेक्निक से जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये प्रिकॉशन सिर्फ तब तक हैं जब तक आप एक डेंटल विजिट नहीं कर पा रहे हैं। एज सुन एज कोविड का अटैक थोड़ा रिड्यूस हो, आप कोशिश करके डेंटिस्ट के पास जाके फर्दर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लीजिए। तब तक के लिए आप मसाज कीजिए, और गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें करनी है। गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंसेस से स्टार्ट कीजिए, गम्स की मसाज कीजिए और डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज कीजिए। डॉक्टर निधि, हमारी सेकंड क्वेरी है पिंकी भाटिया जी की तरफ से। वो कहते हैं कि जब भी वह कोई चीज खाती हैं और खाना खाते समय उनके दांतों पर गर्म और ठंडा दोनों बहुत तेजी से लगते हैं और झंझनाहट भी होती है। इस झंझनाहट को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपको दांतों में ठंडा और गर्म लग रहा है, तो पहले ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि वो किसी एक साइड में है या पूरे माउथ में है या फिर सामने के दांतों में है। अगर वो पूरे माउथ में है और सामने के दांतों में है, तो फिर आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, आपको उससे बेटर लगेगा। और कोरोना के बाद आप एक डेंटल विजिट लेके आप क्लीनिंग का सेशन ले लीजिए। इन केस वो लेफ्ट या राइट साइड में है, दैट मीन्स कोई ना कोई पर्टिकुलर टूथ इन्वॉल्व है, या तो उसमें कैविटी है या वो फ्रैक्चर हो चुका है। अगर ऐसा सिचुएशन है, तो आपको जल्दी ही डेंटल विजिट लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर निधि, एक प्रश्न आया है सरिता मुटनेचा जी की तरफ से, और उनका प्रश्न है कि हमारे दांतों में अक्सर जो है वो खाना फंसना शुरू हो जाता है। तो जब हमारे दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, खाना फँसना मतलब कहीं न कहीं टीथ में कोई प्रॉब्लम है। इस स्टेज पे जब आप डेंटल विज़िट अवॉइड कर रहे हैं, तो आप या तो डेंटल फ्लॉस से उसे क्लीन कीजिए या फिर इंटरडेंटल टूथब्रश से उसे क्लीन कीजिए। आप उस केस में सेफ्टी पिन या टूथपिक यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें। बट खाना फँसना भी एक अलार्मिंग साइन है, जो आपको बता रहा है कहीं न कहीं डेंटल प्रॉब्लम है, फ्यूचर में डेंटल विजिट इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम वैशाली चावला जी, और हर क्वेश्चन इज कि इज इट सेफ टू क्लीन द टीथ विद एलम और फिटकरी? हाँ जी, तो ये एलम या फिटकरी जिसे हम कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसकी ज़रूरत तब होती है जब कभी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ये हमारे ब्लीडिंग को रोकने में यूज़फुल होता है। बट अगर आप मुझसे कहेंगे कि गम्स ब्लीड कर रहे हैं और वहाँ पे हम फिटकरी यूज़ करें, तो भी वो गलत है, बिकॉज़ फिटकरी आपके सिम्पटम्स को दबा देगी, आपकी बेसिक डिज़ीज़ को ठीक नहीं करेगी। तो एक तरह से ब्लीडिंग तो रुक जाएगी, लेकिन डिज़ीज़ अंदर बढ़ती रहेगी। ये ब्लीडिंग का होना हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एक डेंटल विजिट इम्पोर्टेंट है, ये बताता है। हमारे एक और व्यूअर हैं मुकेश कुमार जी। उनका प्रश्न है कि जैसा कि हमें डॉक्टर निधि ने बताया, अगर हम उसी तरह से ब्रश करने शुरू कर देंगे तो क्या जो हमारे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है वो खत्म हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सही टेक्निक से टूथब्रश करते हैं, तो फर्दर कैविटी
होने के या फिर गम डिजीज होने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप आइडियली ब्रश कर रहे हैं तो आइडियली कोई कैविटी नहीं होगी, लेकिन अगर आपके कैविटी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है और आप सही ब्रशिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपके कैविटी के प्रोग्रेस का रेट रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर आप कहें कि वो रिवर्स हो जाए, वापस से ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेंटल केरीज यानी कैविटी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो एक बार इनामिल हमने लूज कर दिया, जो डेंटिन हमने यूज कर दिया, वो वापस से नहीं बनेगा। शशि सहगल जी और गीतिका अरोड़ा जी का एक क्वेश्चन है कि हमारे जो माउथ में एक बैड स्मेल रहती है उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, फाउल स्मेल सिर्फ माउथ की वजह से नहीं, स्टमक और साइनस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से भी रहती है। तो अगर आपका साइनस और स्टमक अच्छी कंडीशन में है, दैट मीन्स वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर्टेनली ये माउथ रिलेटेड डिसऑर्डर ही है। तो उसमें हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कहीं हमें गम डिजीज तो नहीं, या फिर कहीं कोई कैविटी तो नहीं है। हमें इन चीज़ों को ठीक कराना ज़रूरी है, एक डेंटल विजिट लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंसेस कीजिए, उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील होगा। एंड टॉप ऑफ इट अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक्स डॉक्टर निधि। आज आपने हमें डेंटल केयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपने जो हमें ब्रशिंग टेक्निक बताई वो हम में से बहुतों को नहीं पता थी। आपने फाउल स्मेल, गम्स ब्लीडिंग, कैविटी से रिलेटेड और भी हमें जो बहुत सारे टिप्स दिए हैं, अगर हम सब उनका ध्यान रखें तो निश्चित ही हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। आपने सबकी क्यूरीज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। दिस इज़ अ सर्टिफिकेट फॉर यू। Thank you once again, Dr. Nidhi. We wish you good luck for your future. Jai Shri Amlak ji.